इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, यू आर वॉट यू ईट। यानी कि जैसा आप खाते हैं वैसा ही आपका शरीर तैयार भी होता है, आपकी पर्सनालिटी तैयार होती है। लेकिन इससे बड़ा सच ये है, यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। यानी कि जैसा आप पचाते हैं वैसा ही आपका शरीर तैयार होता है। यानी कि सब कुछ आपके पाचन तंत्र, आपके गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जितनी बीमारियां हैं, जितनी बीमारियों का इलाज है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल आपके केवल डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके पेट का है। तो अगर गट हेल्थ बिगड़ती है तो फिर क्या होता है? गट हेल्थ बिगड़ रही है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? चाहे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस हो, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके पेट से जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त वेलनेस कॉन्क्लेव में हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं देश के जाने माने डॉक्टर अमरेंद्र सिंह पुरी, वाइस चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबाइलरी साइंसेस मेदांता। बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। डॉक्टर, हम इससे पहले कि ये समझें कि गट हेल्थ बिगड़ने से क्या होता है या गट हेल्थ अगर अच्छी रहे तो फिर क्या हो, हमें पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज गट। गट क्या है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे जो अब हम डिस्कशन करेंगे उसकी भूमिका इसी के ऊपर है। तो गट हेल्थ का मतलब है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो भांति भांति के जीव हैं, जिसको इंग्लिश में हम माइक्रोबायोम कहते हैं। तो ये बहुत डाइवर्स माइक्रोबायोम है और ये हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और वैसे आई डोंट नो ये उन्होंने कैसे इसका इवैल्यूएट किया होगा। तो ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन सब का अगर वेट किया जाए, जो किसी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था, तो उसने बताया कि हर एक हेल्दी आदमी के अंदर जो ये गट बैक्टीरिया हैं उनका वेट जो सा है ऑलमोस्ट अगर इकट्ठा किया जाए तो 1 किलो होगा। तो एटलीस्ट 1 kg ऑफ योर वेट, जो आपका वेट है, वो इनका बैक्टीरिया का है। और ये बैक्टीरिया भी नहीं, ये वायरसेस भी हैं, ये और तरह के भी हैं। और ज़्यादातर ये कहाँ है? ये हमारी बड़ी आंत में है। तो इनका जो निवास है, जिसको अगर मैं कहूँ तो इनका निवास जो सा है वो कोलन में है, जो हमारी बड़ी आंत है। और जैसे सोसाइटी में होता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गुंडा एलिमेंट भी होता है, कुछ चोर भी होते हैं, कुछ चक्के भी होते हैं। द बैड एलिमेंट इज ऑल्सो देयर। सो लाइक इन सोसाइटी, लाइक इन नेचर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर दे आर गुड बैक्टीरिया एंड दे आर बैड बैक्टीरिया। एंड द गुड बैक्टीरिया जो उनसे हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया, दे कीप अ चेक। जैसे पुलिस वाले नहीं होते हैं, जो पुलिस वाले, ऑल लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय द पुलिस। So the good bacteria, they act to control the bad bacteria. But the element of bad bacteria वहाँ पे है। जो ये चोर चक्के गुंडे हैं, ये हैं वहाँ पे। और अगर इनको मौका मिलेगा तो ये अपना सर उठाएंगे। तो ये गट हेल्थ का, मैं अगर बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैंने उदाहरण देना हो तो ये मैंने दिया। और दूसरा एक और, जैसे मीनाक्षी, आपके घर में अगर गार्डन हो और उस गार्डन के अंदर आपके एक हेज भी हो सकती है, घास होगा, और आपको कौन से फूल पसंद है? आप मुझे बताइए कि सपोज गुलाब, गेंदा, पेरीविंकल, 9 o'clock, बहुत सारे फूल हैं। ट्यूलिप्स, लालाए गुल, यू कैन नेम। सो जो हमारी और हो सकता है कि छोटे वहाँ कोई पॉन्ड वॉन्ड भी हो जहाँ से वो पानी आता हो जी। तो ये डाइवर्सिटी है कि जब हम यंग होते हैं, सब ने सुना होगा कि जब आप बिल्कुल यंग होते हैं, 20s, 18, 20 years, 30 years old, आप कुछ भी खाओ, कितनी मात्रा में खाओ, वो हजम हो जाता है। वो कहते हैं जी लक्कड़ हजम है, इनका पेट तो पत्थर हजम है, कुछ भी खाओ। वो इसलिए है बिकॉज हमारी व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत है। तो जैसे मीनाक्षी ने बोला, इतने सारे फूल उसने गिला दिए। तो घास भी है, फूल भी हैं, पेड़ भी है, तालाब भी है, हेज भी है, सब कुछ है।
अब 20-year-old का अगर मैं तुलना करूं विद समबडी हु इज 80 years old, वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। अगर वो पहले 10 तरह के फूल थे तो अब मुश्किल से 2 या 3 तरीके हैं, वो भी ऑल वेदर हैं, जो बिल्कुल विच आर नॉट डिपेंडेंट। ये नहीं कि बाहर आएंगे तो फूल खिलेंगे, वो पेरिनियल वाले हैं, गेंदा टाइप हैं, वो चलते रहेंगे। सो जैसे जैसे हम एज होते हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है वो सिकुड़ती जाती है। इज दैट राइट? बिल्कुल। तब तो फिर आपकी बात सुनकर डॉक्टर, मेरा अगला सवाल जो मन में आता है, अगर इतना ही खूबसूरत गार्डन बैक्टीरिया का हमारे गट में है और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो वो सिकुड़ता चला जाता है, तो इसका मतलब तो ये है कि देयर इज अ गट फ्लोरा जो हमारे पेट में है। बिल्कुल। और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ख्याल कैसे रखें उस पर आऊँ, उससे पहले ये बताएं कि ख्याल ना रखा जाए तो फिर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब आपने कॉन्सिक्वेंसेस का ये छेड़ा है मुद्दा, तो इसमें हम लेते हैं अक्यूट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अर्ली कॉन्सिक्वेंसेस, और एक होता है लेट कॉन्सिक्वेंसेस। तो अर्ली कॉन्सिक्वेंसेस का मैं उदाहरण दूं, अगर इतना ही कॉमन है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार आप डॉक्टर के परामर्श भी नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? ये आर देयर टू ट्रीट इन्फेक्शंस, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अ सॉर्ड हैज़ गॉट टू एजेस, दोनों तरफ दो धारी तलवार है। तो उसने आपके अगर थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन है उसका तो इलाज कर दिया, लेकिन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द गट बैक्टीरिया जो कोलन में है, जो बड़ी आंत में है, उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि आप लेते जा रहे हैं। अब इसमें तो आपकी इंडिकेशन थी कि आपको बुखार था, निमोनिया था, आपको लेना पड़ा, टॉन्सिलाइटिस था, आपको लेना पड़ा। प्रॉब्लम अराइजेज जब हम बार बार लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेते हैं जब एंटीबायोटिक्स, तो दे डैमेज आवर गट बैक्टीरिया। और ये हॉस्पिटल्स में वेरी कॉमन है, खास करके वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 60 और 65, 60, 65, 70 साल के बाद, जैसे मैंने बताया था कि वो हमारा सिकुड़ गया है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है, तो अब हार्डली बिल्कुल गिने चुने रह गए हैं। जब हम वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें इफ़ेक्ट ये होगा कि आपको डायरिया लग जाएगा। तो उसको दो उसके एस्पेक्ट हैं, एक है माइल्ड डायरिया, तो उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, और एक इतना सिवियर होता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है, बिकॉज जो गुड बैक्टीरिया है वो सारे के सारे ही मर गए हैं, और अब राज किसका है? गुंडा राज हो रहा है। वहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया है उनको कुछ नहीं हुआ। एंटीबायोटिक्स आर मोर इफेक्टिव इन किलिंग गुड बैक्टीरिया, विद द रिजल्ट कि जो बैड बैक्टीरिया है वो पावर में आ जाते हैं, और फिर वो जो तहलका मचाते हैं वो उससे इट कैन डैमेज द इंटेस्टाइन, इट कैन डैमेज द किडनीज, एंड इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस इट कैन इवन कॉज डेथ। तो मेरा पहला संदेश ये होगा कि एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल अगर इंडिकेटेड हो तो लें, और अगर इंडिकेटेड नहीं है तो उसको मत लें। उदाहरण के लिए, अगर किसी का भी पेट खराब होता है, उसके दिमाग में ये बिठाया गया है कि आप एंटीबायोटिक लो, दिस इज़ रॉन्ग। मोस्ट जो खास करके यंग एज में जो होती हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग ही होती हैं, ये वायरल डायरियाज होते हैं, इनके लिए एंटीबायोटिक में फ़ायदा बिल्कुल कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये मेरा पहला संदेश है कि जो एंटीबायोटिक हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें। पॉलीफार्मेसी, ये मतलब मल्टीपल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ नॉट करेक्ट, स्पेशली जो वृद्धावस्था में 65 के ऊपर जो हैं, दे आर मोर वल्नरेबल, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको डैमेज ज़्यादा होगा। और हाउ लॉन्ग यू टेक इट, आप कितनी देर के लिए, 5-7 दिन के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक लेने पड़े, अगर 1 महीने के लिए किसी कारण आपने एंटीबायोटिक लिया, तो अब सी देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर।
I'm मैं not वही talking about आपसे पूछ रही exceptions. थी कि अब जैसे आपने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि किसी को डायरिया हो गया, तो क्या किसी को डायरिया हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना या एसिडिटी का हो जाना, जो यूजुअली हम देखते हैं घर में किसी ना किसी को कभी ना कभी होता ही है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी सिचुएशन में जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना एंटीबायोटिक को अवॉइड किया जाए? जी बिल्कुल, अगर आपको एसिडिटी है तो आप जो कॉमन पीपीआईज हैं, जो ड्रग्स होती हैं जिसमें जैसे पेंटोसिड या ये वाली है, डाइजीन है, या ये एंटासिड के नाम से आती हैं, तो आप ये लीजिए, इससे आपके गट फ्लोरा को कुछ नहीं होगा, नथिंग विल गो रॉन्ग. द प्रॉब्लम इज विद एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स दो धारी तलवार है. एक तरफ वो बैड बैक्टीरिया को किल करेगी, लेकिन आपके गुड बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा रही होगी. अभी जब हमारी आपसे चर्चा हो रही थी डॉक्टर, आपने कहा कि दो तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है. इसे आप थोड़ा सा समझाएं कि अगर किसी का गट हेल्थ बहुत ख़राब है तो इसका शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या सिम्टम बॉडी में किस तरीके का दिखाई देने लगेगा, और अगर लंबे समय तक किसी की गट हेल्थ ख़राब है तो फिर उसकी बॉडी में वो कैसे दिखाई देगा? तो शॉर्ट टर्म का तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब हम अगर एक्सेस एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, उसमें डायरिया हो जाता है, तो उसमें दस्त लग जाते हैं, और ये दस्त आप एक और एंटीबायोटिक देंगे तो वो ज़्यादा ही दे विल गेट वर्स. सो वी हैव टू बी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होती है स्पेसिफिक, इट कैन बी डायग्नोज्ड एक्यूरेटली, एंड दैट्स हाउ वी कैन. सेकेंड, अब आते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर. लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि जो हमारे काफ़ी महीनों से, सालों से कुछ लोगों में गट बैक्टीरिया की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है. सो द बैड बैक्टीरिया जो उनसे वो उभरने लगते हैं, और जब ये इतने अरसे तक रहता है तो उसमें फिर कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जो सी हैं वो हो जाती हैं. एंड ऑटो इम्यून का मैं आपको बड़ा साधारण एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आपने अपने घर में अपनी हिफाजत के लिए एक कुत्ता रखा है, वो कुत्ता इसलिए रखा है कि जो बाहर से लोग आते हैं, कोई रात को चोर आएगा तो वो आपको सतर्क कर देगा. वो कुत्ता आपकी डिफेंस के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए. अब फर्ज कीजिए वही कुत्ता आपको ही काटने लग पड़ता है. कुत्ते का दिमाग अगर खराब हो गया, वॉट एवर रीज़न, वो कुत्ता आपको ही काट रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून, कि जो मेरे बॉडी के सेल्स हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहा आपको अटैक करने के लिए, मेरे बॉडी के सेल्स हैं वो ही मेरे को डैमेज कर रहे हैं, मेरी इंटेस्टाइन डैमेज कर रहे हैं. ऑटो इम्यून थायराइड भी हो सकता है, ऑटो इम्यून पैनक्रियास भी हो सकता है, ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम भी हो सकता है. तो वो मेरे ही सेल्स जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए थे वो उल्टा वार मुझ पे कर रहे हैं, और उसमें गट बैक्टीरिया का बहुत अहम रोल है. बिकॉज अब जो उनसे आपके सेल्स हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं ये गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है. मतलब जैसे एक गार्ड होता है रात को, या सरहद पे जो गार्ड बैठा है, बॉर्डर पे सेना का जो गार्ड बैठा है, उसने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आदमी आ रहा है संदिग्ध, ये फ्रेंड है या फो है, दुश्मन है या हमारा है, ये उसका काम है. और अगर वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो सतर्क कर देता है कि चलो अटैक आने वाला है, पर वो दुश्मन नहीं होता है, दे आर ओनली आवर ओन. तो वो जो सेल्स हैं दे आर अटैकिंग देयर ओन बॉडी, थिंकिंग ये दुश्मन का वार है. उसमें इंटेस्टाइन बिल्कुल इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती है कि इट कैन नेवर बी रिपेयर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड. देन वी हैव टू गिव इम्यूनोसप्रेसिव्स. तो इसमें दो बीमारियां आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, बोथ और ऑटो इम्यून डिजीजेस. एंड दिस, इनका जो कारण है, वन ऑफ द रीजंस, वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि द बॉडी कैन नॉट फाइंड आउट कि ये दुश्मन है, ये हमारा मतलब अपना ही है. तो ये जो डिजीजेस हैं इन द लास्ट 50 years, दे हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट.
इसी में मैं थोड़ा सा और जो बाउल सिंड्रोम से उस पर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने देखा है, पिछले कुछ सालों में, और आपके सामने भी ऐसे केसेस आए होंगे, जो बाउल सिंड्रोम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए अब आप जो इशारा कर रही हैं या जिस तरफ आपने इंडिकेट किया है वो एक और बीमारी है, उसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब IBS जी। IBS, okay, irritable bowel syndrome, IBS. This is a disease of young people. So it does not occur in childhood, मतलब बच्चों में नहीं होती है, और वृद्धावस्था में भी बहुत रेयर है. So majority of the patients would be between 20 से लेके 40 साल तक. And it is thought that this is again because of the good bacteria have now been replaced by the bad bacteria. उसकी वजह से आपको बार बार पेट में दर्द होना, रिपीटेडली आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, आपको दस्त लगे रहते हैं, कई लोगों को उल्टा हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. सो आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है, अब क्या करें. और ये भी देखा गया है कि आज 3, 4, 6 महीने के लिए आपको डायरिया होता जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसको हम कहेंगे IBS M. M मतलब मिक्स टाइप, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया. तो इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये गट बैक्टीरिया का और हमारे खान पान का बहुत मेजर रोल है. ऑफ कोर्स देयर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, और भी कुछ पहलू हैं, पर इनमें अहम किरदार जो है वो इन दोनों का. आप क्योंकि कह रहे हैं कि जो हमारा खान पान है वो उसमें एक बड़ा फैक्टर है, दैट इज़ द की फैक्टर, बल्कि मैं ये कहूँ तो हमारी लाइफस्टाइल जो है ख़ास तौर पर खाने पीने के मामले में बहुत ख़राब हो गई है. और जितने हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी बैठी है वो भी ये जानते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ खाना खाना, बहुत दिनों तक बचा हुआ खाना खाना, मार्केट से चिप्स का पैकेट लेकर आ जाना, बिस्किट का पैकेट लेकर आ जाना, पैक्ड फूड पर बहुत ज़्यादा जोर, ये इस जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. तो डॉक्टर, अब यहाँ से बात आगे बढ़ाते हुए कि क्या हमारी गट हेल्थ को सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके का खाना? 50 years ago, 50 साल पहले ये जितनी भी इंटेस्टाइनल डिजीजेस थी इंडिया में नहीं होती थी. 50 के लिए 60 के लिए 1970s के दशक में अमेरिका के एक बहुत फेमस जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर क्रोहन, वो इंडिया आए और कई जगह पे वो गए, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया 1970s में कि इंडिया में ये क्रोन्स डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ विदेशी वेस्ट की बीमारी है. एंड 50 years later, 60 years later बिल्कुल पलट हो गया. व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ ये 50 साल में, 60 साल में, ये क्या हुआ? तो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर चेंज इन फूड हैबिट. जैसे जैसे हमारी डाइट जोन सी है वो वेस्टर्नाइज होती गई, तब से फूड का कॉन्सेप्ट 1900 में या अर्ली बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में नहीं था. ये जैसे जैसे वहाँ पे वेस्ट में आता गया, उन्होंने भी सेम डिजीज़ देखी, उनका बहुत जल्दी हो गया, और हमारा 1980s के बाद हुआ तो हमने बाद में देखी. बट ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन डाइट जो सी है, पहले जो भी था घर में माँ खाना बनाती थी, वो खाना हम मोस्टली फ्रेश खाते थे. जो हमारी डाइट थी उसमें फ्रूट भी होता था, दही होता था, वेजिटेबल्स होती थी, बाकी चीज़ें होती थी. अब आप देखिए हॉस्टल्स में जाके यंग जनरेशन जो काम करते हैं, दे आर प्रैक्टिकली लिविंग ऑन फास्ट फूड. बर्गर पकड़ा, मोमो पकड़ा, कुछ पकड़ा. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, जो बिल्कुल संतुलित डाइट जो हम खाते थे, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है. इसमें एक ये कारण भी है कि 60 years ago, 70 जब देखा जाए तो उस वक़्त द प्रोपोर्शन ऑफ working women was very less. अब women have come out, there is women empowerment, so they cannot devote so much time to the kitchen. So per force उनको अब processed food खाना पड़ता है, ready to cook food खाना पड़ता है.
सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट हुई है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स जो हमारी इंटेस्टाइनल डिजीजेस इतनी चरम पे पहुंच गई हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस दैट वी आर. एंड बेस्ट पार्ट है, मतलब अब इसको मैं क्या कहूँ कि लोगों को इसका इल्म ही नहीं है, इसको ज्ञान ही नहीं कि इसकी वजह से हुआ है. वो वेस्टर्न डाइट की जो नेगेटिव है, जो फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट है, इतना प्रचलित हो गया है कि उसको किसी यंग पेशेंट को, यंग पर्सन को ज्ञान ही नहीं है. ये मिनरलाइज वाटर जो आप अगर ये पी रहे हैं, इसमें देयर इज़ नथिंग एट ऑल. हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, आप कहीं हाइक पे जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, जहाँ आपकी वाटर रिक्वायरमेंट इज़ मच मोर, वहाँ पे इट मेक सेंस बिकॉज इट इज़ क्लीन वाटर. नॉट दैट इसमें मिनरल्स हैं जिससे आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी, कि एज अपोज टू अगर आपने कोई ऐसी जगह पे पानी वानी पी लिया जो जिसका अस्वस्थ मतलब स्वच्छ नहीं है, दैट विल डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने के चांस है. तो ये पैकेज वाटर जो सा है, दिस इज ओनली सेफ वाटर. यस, दैट इज द ओनली, इसका अगर क्रेडिट दिया जाए तो ये सेफ वाटर है. अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो तो यू प्लीज़ हैव इट हैंडी एज अपोज टू कि आप कहीं पे और पानी पीते रहें. जो मेरा सवाल था कि असर कितनी जल्दी दिखाई देने लगता है. माना कि एक चिप्स के पैकेट में तुरंत असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर बहुत सालों तक खाया जाए, जैसे आपने कहा कि लक्कड़ पत्थर सब हजम वाली भी एक एज होती है, लेकिन फिर जब आप जैसे ही 40 क्रॉस करने लगते हैं, और कई बार तो 35 में भी ये दिखाई देने लग जाता है दैट योर गट इज नॉट सपोर्टिंग योर हेल्थ. एब्सोल्युटली. सो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा. इट डज नॉट अकर ओवरनाइट. ये रातों रात नहीं होता है. इसको 1 दशक 2 दशक 20 ईयर्स के बाद ही उसके जो उनसे हैं बुरे असर आने लग पड़ते हैं. और वो भी जब हम कंटिन्यूसली इस राह पे चलते रहेंगे कि हमारी डाइट जो सी है वो संतुलित नहीं है और हम फास्ट फूड और चिप्स वगैरह खा रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. एक पैकेट से कुछ नहीं होगा. अगर कभी कभार किसी ने एक पैकेट, नथिंग विल हैपन टू दैट. लेकिन हाँ, वो आदत बिगाड़ने के लिए एक पैकेट ही काफी है. दैट्स हाउ इट स्टार्ट. जैसे शराब के जो आदी होते हैं, एवरीबॉडी स्टार्टेड फ्रॉम वन पैग. आपने बात ही कर दी तो मैं इसी पर पूछ लेती हूँ कि ये जो एक पैग की बात होती है कि एक पैग ही ले लिया तो क्या हो गया, क्या अल्कोहल भी गट हेल्थ खराब करता है? अल्कोहल की जो क्वेश्चन है, इट इज़ ऑलवेज कि मात्रा कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है. सो दिस इज़ वेल नोन दैट पीपल हैव सेड देयर इज़ अ सेफ ड्रिंकिंग. जो वेस्ट के हिसाब से अगर आप 2 ड्रिंक लेते हैं पर वीक एंड 1 ड्रिंक इज़ अबाउट 12 ग्राम्स ऑफ विस्की, तो मतलब एक छोटा पैग 30 ml का, दैट इज़ कंसिडर्ड सेफ. देयर आर ऑल्सो अदर पीपल हु फील दैट देयर इज़ नो सेफ लिमिट. यू सी, इट इज़ लाइक सेइंग कि अगर आप 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है. So the chances of getting an accident at 70 kilometer is much less as compared to somebody who's driving at 100 kilometers. तो अगर हम safe drinking कह रहे हैं, so the chances of getting liver damage or others is much less as compared to somebody who crosses these limits. So it depends on आप कितनी मात्रा ले रहे हैं और आप कितने समय तक ले रहे हैं. अगर आप if you are crossing 10 years then obviously नहीं, मतलब अगर शायर या कोई गजल गायक गाने लगे कि थोड़ी सी तो पी है, हंगामा क्यों है बर्पा, तो ये खतरनाक है या नहीं है? नहीं, अगर आप सोशल ड्रिंकिंग इज नेवर डेंजरस. अगर आपने वीकेंड पे 2 ड्रिंक्स ले ली देन सर्टेनली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एट ऑल. वो एक्सेसिव हर चीज़ की जो अति सर्वत्र वर्जित की बात होती है, इस पर चर्चा हो रही है. अब हम फूड हैबिट्स की बात कर लेते हैं. क्या खाने से गट हेल्थ खराब होती है? ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें पैकेज्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फ्रिज में भी रखा हुआ बहुत समय तक का कोई खाना, फिर आप ये सोचे उसको निकाल कर गर्म करके खा लें. और माइक्रोवेव, अच्छा मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देती हूँ. ये जो माइक्रोवेव हीटिंग करके खाना खाते हैं, क्या इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ बैड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं या गुड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं? नहीं, इसमें ये संभावना नहीं है. बिकॉज माइक्रोवेव में टेम्परेचर आपने देखा होगा
कि इतनी हाई पे चली जाती है कि जितने बैक्टीरिया होंगे दे विल बी किल्ड, दैट इज़ फॉर श्योर. सो माइक्रोवेव से जो खाना निकला है, अगर मैं माइक्रोवेव की तुलना करूं तो मैं तंदूर से कर सकता हूं. मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी शादी में या पार्टी में जाते हैं तो सेफेस्ट फूड यू कैन हैव इज़ दैट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द तंदूर. तो अगर आप तंदूरी रोटी ले रहे हैं, नान ले रहे हैं, या कोई विच इज़ जो सीख होती है वो इट इज़ ऑन द फायर, देन उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मिनिमल. अगर उसके अंदर इन्फेक्शन आएगी ना, वो चटनी से आएगी. आपने वो ले लिया ना, दैट वो चिकन से आपको इन्फेक्शन नहीं आ सकती, वो तंदूर में सीख गई है. वो टेम्परेचर ओवर देयर इज़ 120 डिग्रीज. तो ऐसा तो कोई बैक्टीरिया नहीं है कि वो उसमें जीवित रह जाएगा. तो वो तो आपने निश्चित कर लिया कि वो स्टराइल हो गया. लेकिन जो आपने चटनी में डाली या उसमें बाकी सब में डाली, वहाँ से आपको ज़रूर हो सकती है. सो माइक्रोवेव इज़ लाइक द तंदूर. एनीथिंग दैट गोज इनटू द माइक्रोवेव, the food value can be altered, but it cannot have any infection. अच्छा, अब हम ऑडियंस से सवाल लें. उससे पहले एक प्रश्न और है कि क्या नहीं खाना चाहिए, वो तो हमें समझ में आ गया. क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और खाने का सही सलीका क्या है, वो आप समझाएं. देखिए, सलीका तो कुछ नहीं है. तो ये तो यही है कि आप द मील्स मस्ट बी ऑन टाइम. कि आप ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का जो टाइम है वो फिक्स रहना चाहिए. अगर आप अक्सर ऐसा होता है, कई लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, वो सारी सारी रात जगते हैं, उनका मील्स का कुछ है नहीं. सो हमारे मील्स, इवन अदरवाइज पीपल आर बिजी, वो लंच 4 बजे हो रहा है, डिनर 11 बजे हो रहा है. तो हमारे को अपना लाइफ हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड. बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आप सुबह से भूखे हो, फिर आपने 4 बजे लंच लिया है, देन यू टेंड टू ओवर ईट ऑल्सो. So this causes lifestyle diseases. कि आप the amount of calories जो आप ले रहे हैं, they can increase in excess, which the body, आजकल physical activity पे तो बहुत कम emphasis दिया जाता है. So you tend to eat more. So many of these diseases, खास करके IBS में भी हम यही कहते हैं कि please have your meals on time. एक निश्चित टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करिए, आप निश्चित टाइम पे लंच करिए और डिनर करिए. ये है. और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एज़ फार एज पॉसिबल ईट फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड. फ्रूट खाइए, सैलड खाइए. और दही के लिए मैं ये जो घर में जमाया जाता है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं. बनाते हैं दूध फटा से बनाते हैं, जो दैट इज़ वेरी रिच इन प्रोबायोटिक्स. और अगर कोई व्यक्ति घर का दही खा रहा है तो मैं लिख के दे देता हूँ, उसको कोई प्रोबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो अगर अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये भी होगा कि ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं. सो प्रोबायोटिक्स में मैं आपको बड़ा सरल सा बता सकता हूँ कि प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया. दे आर द गुड बैक्टीरिया विच इफ़ टेकन इन एडिक्वेट अमाउंट्स, मतलब उसमें अगर उस मात्रा में लिए जाए तो उसमें हेल्थ बेनिफिट होते हैं. और ये दिस वाज रिकग्नाइज्ड इन अर्ली 1900, बिकॉज यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में, बल्गारिया वगैरह में, वो जो एक साइंटिस्ट था उसने देखा था कि उनकी डाइट में जो एक पर्टिकुलर टाइप का घर में दही बनाते थे, जो वो एक रेगुलरली खाते थे, दे आर लिविंग अप टू 90 years, अप टू 100 years. सो देन ही थॉट कि देयर मस्ट बी समथिंग इन दिस. सो दैट इज़ हाउ द रिसर्च स्टार्टेड. तो ये जो दही है हम घर पे खाते हैं, बनाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, एंड दैट इज़ ऑलवेज एडवांटेजेस. अच्छा, जो छोटे बच्चों को भी वाइल देते हैं प्रोबायोटिक की, या फिर आजकल पैक्ड प्रोबायोटिक्स भी आने लगे हैं, मैं फिर किसी प्रोडक्ट का नाम लेना हो जाएगा, तो इस तरीके के प्रोबायोटिक्स का फ़ायदा होता है? देखिए, इस तरह के एज कम्पेयर टू व्हाट, तो अगर चॉइस इज़ बिटवीन घर का दही एंड दिस, देन डेफिनेटली इसमें तो कोई तो वन डजंट हैव टू थिंक ट्वाइस. बट अगर आप कहीं कोई हॉस्टल में है जहाँ पे नहीं मिलता है, तो फिर प्रोबायोटिक्स का डिजीज़ में बहुत कम जगह पे उसका फ़ायदा है. पर
एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया जिनको प्रिवेंट करने के लिए वी यूजुअली गिव अगर किसी का गट बहुत खराब हो चुका है, जहां से अब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में मेडिकल साइंस क्या ऑफर करता है? कैसे उसे अगर रिकवर नहीं कर सकते, रीजनरेट करने के लिए क्या तरीका है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इसका मैं आपको संक्षेप में आंसर बताता हूँ. एक होता है जैसे अक्यूट कंडीशन में होता है, कई लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था. उसको हम टेक्निकल नेम होता है सी डिफिसाइल इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक से ही होती है, एक्सेस एंटीबायोटिक से होती है. और ख़ास करके आफ्टर द एज ऑफ 65-70 इसकी टेंडेंसी होती है कि जो फॉर सम टाइम द गुड बैक्टीरिया उठते हैं, लेकिन फिर बैड बैक्टीरिया उनसे आ जाते हैं. तो ये क्रम चलता जाता है, वेव आफ्टर वेव, मौज दर मौज की तरह वो आते हैं द बैड बैक्टीरिया, और पेशेंट को फिर सिम्टम्स हो जाते हैं. तो उसमें नाउ इट इज़ प्रूव्ड, दिस इज़ वन कंडीशन, कि आप दूसरे इंडिविजुअल का गुड बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. और वो ट्रांसप्लांट का वो कोई सर्जरी से नहीं होता है, वो कोलोनोस्कोप से ही हम ट्यूब डाल के दे सकते हैं. सो इट इज़ जो किसी और दूसरे व्यक्ति का फीकल मैटर है, जो उनके स्टूल्स हैं, वो प्रोसेस करके जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, तो वो हम अगर इस ऐसे मरीज़ को देते हैं तो इसको कहते हैं, टेक्निकल नेम इज़ FMT, फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांटेशन, कि दूसरे पेशेंट का स्टूल आप मरीज़ को डालोगे तो उसके जो गुड बैक्टीरिया है दे विल ओवरकम द बैड बैक्टीरिया एंड द पेशेंट विल रिकवर. तो इसकी ये दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. अगर आपको रिपीटेडली ये 2 बारी या 3 बारी हो जाए तो इट इज़ रेकमेंडेड मेडिकली टू गो इन फॉर FMT. दिस इज़ वन कंडीशन. दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है. तो अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में तो जो हमारे डिफेंसिव वाले सेल थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, वो ऑटो इम्यून हो गए हैं. तो देन द ट्रीटमेंट इज़ जस्ट टू गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स. ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, चाहे स्टेरॉयड है, दैट इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट, मेथोट्रेक्सेट या 6-MP, एजोराइन, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, दीज आर यूज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इंटेस्टाइन एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाती है और बैड बैक्टीरिया उनके प्रबल हैं वो. सो देन वी हैव टू गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स के काफ़ी लेवल्स होते हैं विच आई डोंट थिंक विल बी अप्रोप्रिएट दैट वी कैन डिस्कस. कुछ ऑडियंस क्वेश्चन हम ले लेते हैं. हाँ जी. Hello, sir. My name is Simran, and my question to you is about autoimmunity. Earlier, you had explained about autoimmunity. So, does gut health have a role in activation of an autoimmunity disease? I'm not sure I understood the question. So gut health has a relationship with onset Autoimmune disease जो है. of what? Does it have a role in activation of No, an autoimmune? of what? Of the intestine or of the thyroid or of the pancreas? Which one? Thyroid, sir. No, the gut bacteria have not much to do with the thyroid autoimmune disease. They don't have much to do with pancreatic autoimmune disease. अब इसमें why the cells of the pancreas have lost their mind and are biting the pancreas, we do not know. But the definite role is mainly with the intestinal diseases. Sir, hello, my name is Krishang, and I read an article that you've written about emerging IBD. So I wanted to ask, like, what are the diagnostic challenges that जो हम फेस करते हैं आप लोग कि IBD को नॉर्मल इन्फेक्शंस जिसमें डायरिया हो रहा है उससे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आप डायग्नोस्टिक चैलेंजेस फेस करते हैं? That's a very good question. Now, इसमें 2-3 पहलू हैं. I'll take them one by one. एक, ignorance. One of the commonest, सबसे common symptom inflammatory bowel disease का जो ulcerative colitis का है, वो है पॉटी में खून आना, लैट्रिन में खून आना. जो हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं
जो बहुत देर तक ये चलता जाता है, एंड हम उनसे पूछते हैं व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, आप इतनी देर, एंड द आंसर कम, मैंने सोचा बवासीर है. सो दिस इज कंफ्यूज्ड विद अस, यू नो, व्हिच इज नॉट, piles or hemorrhoids or bawasir is not a very life threatening disease, whereas ulcerative colitis is a life threatening disease. So you have not met the proper doctor who could make a diagnosis. You are assuming कि आप किसी बंगाली बाबा के पास चले गए, उसने बोला आपको बवासीर है और उसी का इलाज चलता रहा. This is one reason why, because we are ignorant of the fact that blood in the stools could be a very serious disease which would require long term. ये उस तरीके से सर कि सब अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है. एक क्वेश्चन और देंगे, और सर ये सब हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं हमें ट्रीट करने की, आने वाली जनरेशन को ट्रीट करने की. जी आपका क्वेश्चन. So my question was, what is the link between gut health and endocrinology? Between endocrinology, there is no direct health. Although many times gut health has been considered in many places. For example, I don't know if you are aware of autism. Autism is a brain disease. Yes. Now it is thought that this is related to the gut. And many times in these patients who have autism or some other neurological diseases, for example, अगर मैं term use करूँगा, gluten ataxia, एक बीमारी होती है जिसमें आप ठीक से चल नहीं सकते. इट इज़ अ डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम. बट उसमें अगर आप अपनी डाइट में से ग्लूटेन हटा देंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. सो दीज डाइटरी मैनिपुलेशंस कैन बी डन टू द बेनिफिट, टू गेन सम बेनिफिट इसमें है, बट वी कैन नॉट से डायरेक्टली कि देयर इज अ लिंक बिटवीन द टू. फॉर मोस्ट ऑफ द अदर्स, फॉर दम स्पेसिफिक वंस, यस, ग्लूटेन अटैक्सिया में हम हमेशा कहेंगे कि आप गेहूं मत खाइए. सीलिएक डिजीज में हम कहेंगे गेहूं नहीं खाना है आपको. दैट इज डेफिनेट. एक सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है, वो ये कि कोई भी बच्चा ख़राब गट हेल्थ तो लेकर आता नहीं है, लेकिन उसका पोषण कैसे दिया जा रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसके आने वाली जो साल हैं उसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करेगा. इसमें मदर फीडिंग का कितना बड़ा रोल है. I'm so happy that you brought this point up. Now, this is one of the main reasons, मैं जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है, कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं उसमें काफ़ी सारी ऑटो इम्यून डिजीज़, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं. Now, these are directly linked to breastfeeding. And breastfeeding is protective. Agar mother has fed her child with breast milk for the first 6 months, then this is the best thing she can do for herself, for the life of a son or daughter, whatever, of her child. This is the best. Because जो first 6 months में बच्चे की हर एक चीज़ इमेच्योर है और उसकी इंटेस्टाइन भी इमेच्योर है. इट कैन नॉट हैंडल कि आप ऊपर से उसको गाय का दूध दे दें या भैंस का दूध दे दें और उसको सिंथेटिक दूध, कोई टॉप फीड दे दें. उसमें क्या होगा कि उसको कैलोरीज तो मिल जाएंगी, बट एज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस देन दिस विल डैमेज द गट ऑफ दैट चाइल्ड फॉर लाइफ. सो मेरा ये संदेश है, ये मैसेज है. आई मीन, this is something every would-be mother should do adequate breastfeeding for n number of diseases. इतनी सारी हैं. And this is the best way to protect your child and give him a healthy life. That message should go very clearly. कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं उसका लॉस हो जाता है, तो क्या आरओ वाटर पीने से भी कुछ गट हेल्थ का कनेक्शन है? मैं इसको दूसरी तरफ से आपको एड्रेस करता हूँ. जो वेस्ट में पानी मिलता है, पीते हैं लोग, एनी यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन नॉर्थ, वो कहते हैं आप अगर होटल में जाएंगे यू कैन इवन ड्रिंक द टैप वाटर, इट इज सो क्लीन. इंडिया के अंदर ऐसा लेवल नहीं आया है.
तो हमारी जो गट है दैट इज़ यूज टू गेटिंग सम डिग्री ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ गुड फॉर अस। अब आप देखिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स अमेरिका से आते हैं या कहीं से आते हैं, यूरोप से आते हैं, और वो पहले दिन आपने उनको गोलगप्पे या पानी पूरी खिला दिया तो उनका पेट खराब हो जाता है। इनफैक्ट इसका एक मेडिकल टर्म भी उन्होंने बना दिया, इसका नाम, आई एम सॉरी टू से, इट इज़ कॉल्ड दिल्ली बेली सिंड्रोम, कि दिल्ली में आके ये होता है, ये सब होता है। दैट इज़ बिकॉज वो इतना सेफ पानी पीते हैं कि उनको थोड़ा सा भी वही गोलगप्पे आपने खाए और आपका भाई अगर कैलिफोर्निया से आया तो उसका पेट खराब होगा, आपका नहीं होगा। ही गेट्स दिल्ली बेली एंड यू डोंट, बिकॉज हमारी जो पानी है व्हाट वी आर ड्रिंकिंग टू दैट इज डज कंटेन सम बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी इज ट्यून टू फाइटिंग दिस बैक्टीरिया। जी। अगर आप रिपीटेडली आरओ का पानी लेते जाएंगे तो फिर आपकी और जो वेस्ट का पानी है वो सेम हो जाएगा, तो ये छोटी मोटी इन्फेक्शंस आपको भी पकड़ेंगी फिर। ठीक, अब जो हमने चर्चा की उसका जो मेजर टेक अवे वो ये था, फॉर मदर्स वो जितना अपने बच्चों को अपने मातृत्व का पोषण दे सके वो बेहतर है। जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जितना घर का खाना, ताज़ा खाना, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, ये उनके लिए बेहतर है। और जो उम्र के उस पड़ाव में आ गए हैं, उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, और इसलिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ लेकर आया है ये वेलनेस वीकेंड। ये सिलसिला चर्चा का चलता रहेगा। डॉक्टर पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए।